अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मौजूदा वक्त में मुल्क के सबसे हाई प्रोफाइल सानहा 9 मई के केस में फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी हैं। सजा पाने वालों में GHQ रावलपिंडी, जिना हाउस लाहौर और मियांवाली एयरबेस पर हमले करने वाले मुल्जिमान शामिल हैं। मर्दान, बनू, चकदरा, फैसलाबाद और मुल्तान में फौजी तनसीबात पर हमलों के मुजरिमों को भी सजाएं सुना दी गई हैं। सजा याफ्तगान को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक होगा। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजाएं मिल जाएंगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब रखते हैं। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ये सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें, और ये इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात में से 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने हुक्म दिया था कि जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया था कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। मुख्तसरन आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंड भी बताते चलें। 9 मई 2023 को PTI बानी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे और फौजी तनसीबात समेत कई सरकारी इमारतों पर हमले किए गए थे। इन हमलों के इल्ज़ाम में 103 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मज़ीद 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनके केसेस फौजी अदालतों में भिजवाए गए थे। इन वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हुए थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि सिविलियन अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, जिस पर अक्टूबर 2023 में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि सिविलियन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। नवंबर 2023 में 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने से मुताल्लिक पार्लियामान ने करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद हुकूमत ने इन मुल्जिमान के केसेस फौजी अदालतों में भेजने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस वक्त की वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया था, जिस पर 6 जजिस के बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को अक्टूबर का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया था। फिर अप्रैल में ही 9 मई के वाक़यात में, जिनमें 103 अफराद के मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल करने के बाद फौजी अदालतों में भिजवाए गए थे, इनमें से 20 अफराद को सज़ा मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। नवंबर में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई में मुलव्वस 10 मुजरिमों को 6 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। सज़ा पाने वालों में 4 अफगान शहरी भी शामिल थे। इससे पहले मार्च में गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुजरिमान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस वक्त भी इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में 9 मई के हवाले से केसेस ज़ेर समाअत हैं। रवाक्यू हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मुराद सईद, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार पा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जो कारकुन 9 मई को इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। मनसूबा साजों की गिरफ्त तक सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। PTI ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। इस सारे मामले पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुर्रम दस्तगीर साहब, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आज एक बड़ा अहम मामला, उस पर जो सज़ाएं हमारे सामने आ गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। 9 मई का पहला फ़ैसला आया सामने और 25 मुजरिमों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। कम से कम 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का जो दौरानिया है वो 10 साल होगा। कैसे देखते हैं इसको और आने वाले दिनों में इसके असरात किस तरह देख रहे हैं आप? जी, एक दुरुस्ती करूंगा कि इससे पहले गुजरावाला मेरे शहर में ही एक सिविलियन अदालत ने भी ये सजाएं 51 लोगों को
सजाएं सुनाई थी कुछ देर पहले। तो लिहाजा ये दूसरा फैसला है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से आने वाला पहला फैसला है। जी ये हम सब के जी, लिए वो 22 इंसदाद से दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाई थी ना, जी गुजरांवाला और बिल्कुल। इस्लामाबाद की। तो हमारे लिए तो 22 से इत्मीनान है कि 9 मई को जो एक सियासी जमात ने जत्था बनकर रियासत पर हमला किया था, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी और पाकिस्तान के कानून के लिए भी ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है कि सियासी एहतजाज किसी भी जमात को आग लगाने की, बलवा करने की, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने की, जानवरों को नजर आतिश करने की इजाजत नहीं देता। तो लिहाजा आज आइन की भी सरबुलंदी हुई और कानून भी उसकी के क़याम में मदद मिलेगी आज के फैसले से। अच्छा सर, आज का फैसला आने में तकरीबन 1.5 साल का ये तवील वक्त लगा है। यहाँ तो समझ आता है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था, लेकिन बाकी अदालतें, वहाँ जो ताख़ीर है वो समझ से बाहर है। GHQ केस में आज जाकर 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुए हैं, यानी अब उनका ट्रायल शुरू होगा। तो क्या इसमें कुछ कोताही आप समझते हैं हुकूमत की भी है कि वो सही से मामले को प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सके? जी ज़रूर, हमें इसका इतराफ़ करना चाहिए कि पहले जो एक केयर टेकर निगरान इंतज़ामिया थी वफाक में भी और पंजाब में भी और सूबों में, उन्होंने भी गफलत की। उसके बाद से अब इस हुकूमत को कायम हुए तकरीबन अब 9 महीने हो गए हैं। तो ज़रूर एक अदम तवज्जी का शिकार रहा है ये मामला। हालांकि ये बड़ा संजीदा मामला है, क्योंकि हमें अपनी आने वाली नस्ल को ये सबक देना है कि आपका वो एहतजाज का हक हासिल है, आप हुकूमत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप आग नहीं लगा सकते, आप शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती नहीं कर सकते। तो एहतजाज का जो एक सरहद है, एक हद है उसका तयन करना बेहद ज़रूरी है। और आज के फैसलों से मुझे तवक्को है कि अब जहाँ तमाम अदालतों में ये जो मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, वो उनके फैसले जल्द होंगे। जी खुर्रम साहब, ईद से पहले कुछ मुल्जिमान को रिहा भी किया गया था। अदालत से हुक्म आया था कि जिनकी सज़ाएं या जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं या जो अपनी सज़ाएं मुकम्मल कर चुके हैं उनको रिहा किया जाए। तो इसी तरह से इस्लामाबाद की अदालत से भी एक मुल्जिम को रिहाई मिली थी सर। जी, तो ये अगर अब हमें ये एक ऐसा स्याह बाब है हमारी तारीख का जिसको अब हमें बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। और एक अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है अवाम के जहन में कि एहतजाज का ये तरीका जो है ये दुरुस्त नहीं है और हमें अपने एहतजाज को पुरअमन रखना है। और अब तो बल्कि अगला कदम ये है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल मेरी सियासी जमात को ये समझना है कि अब 21वीं सदी में सियासी एहतजाज जो है वो आवाम के जो मामूलात ज़िंदगी हैं उसको रोक कर नहीं किया जा सकता। सड़कें रोक कर, कारोबार रोक कर, रोज़गार रोक कर, तालीम और सेहत, जो लोग स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, स्कूलों में, उनकी ज़िंदगियों को रोक कर एहतजाज हमें लगता तो है बड़ा कामयाब है, लेकिन अब 21वीं सदी में अगर हमें अपनी जमहूरियत को आगे लेकर चलना है तो हम सबको एहतजाज के पुरअमन और बेहतर तरीके सीखने हैं। तो आज का जो फैसला है इसमें भी हमें ज़रूर मुआवनत मिलेगी। तरीक़ेकार को तब्दील करना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप सर। जी ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई, बात समझनी ये है कि सड़कें रोक कर एहतजाज हमें लगता तो है कि बड़ा पुरअसर है, लेकिन अब 21वीं सदी में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं बतौर जमहूरियत तो हमें फिर दूसरी जमहूरियतों की तरह सोच समझ कर और इस तरीके से एहतजाज करना है कि हमारे साथी शहरियों के मामूलात ज़िंदगी, आवाम की ज़िंदगी उससे मुतासर ना हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। ISPR के जो एलामिया आया है उसमें मुकम्मल तौर पर जो वाज़े तौर पर बड़ी बात की गई है वो मुकम्मल इंसाफ की बात की गई है और कहा गया है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड को सज़ा नहीं मिलती। जो हुकूमत है उसके मुताबिक 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान है, तो यानी ये सर आने वाला वक्त इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है फिर? देखिए, हम एक बानी चेयरमैन की ज़ात के ऊपर हम सब का फोकस हो जाता है, लेकिन उन्हें बहरहाल ये जिम्मेदारी उठानी है कि उनकी जमात ने इस मुल्क में अब एक दफ़ा नहीं, 9 मई सबसे उसकी मुतशद्दद मिसाल थी, लेकिन उन्होंने बार बार बलवा किया। उससे पहले 25 मई 2022 को भी ये इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे, उन्होंने आग लगाई थी।
अभी भी हालिया दिनों में ये इन्होंने अब बल्कि कल जो है एक और रेंजर की शहादत हो गई, जिसको जब ये नवंबर के आखिर में इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त 3 रेंजर्स शहीद हुए, तो चौथा जख्मी था, वो भी उसकी भी शहादत हो गई है, एक पुलिस वाले की। तो अगर ये लोग मुस्तकिल एक जमात जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपनाती है अपनी सियासत के लिए, तो उसका जो बानी चेयरमैन है उसको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो जो 4 रेंजर्स और एक पुलिसमैन जो शहीद हुए हैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्या उस जो महजूम था एक जमात के नाम पे जो उसको ठहराना चाहिए, या जो शख्स जिसके नाम पर ये सारा कुछ हो रहा है उसको ठहराना चाहिए? या अगर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई गई और अरबों का नुकसान हुआ, वहां जानवरों को आग लगाई गई, या यहाँ एक बड़ी सवाल है कि ये कैसी जमात है जिन्होंने हमारे शहीदों के जो मुजस्मे थे उनकी बेहुरमती की मियाँ वाली में। तो लिहाजा यहाँ फिर जो पार्टी का जो सरबराह है उसको वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिसकी बुनियाद पर, जिस अवाम की बुनियाद पर वो मकबूलियत का दावा करते हैं। तो जब वो अवाम अगर गैर कानूनी और तशद्दुद का जुर्म करती है तो फिर उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी बानी चेयरमैन पर जाए। सही सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो आपने यकीन देखा भी होगा कि उन्होंने इन तमाम सज़ाओं को मुस्तरद कर दिया है। उमर अयूब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है या उनको सज़ाएं फ़ौजी अदालतों से नहीं हो सकती। क्या आने वाले वक्त में फिर से कोई कानूनी मसला खड़ा हो सकता है सर? क्या जी देखिए, अदालतें तो अपनी उस हिसाब से और अपनी सोच के मुताबिक चलती हैं, लेकिन अब हम जिस स्टेज पर हैं, जैसे मैंने कहा, हम सब ये चाहेंगे और रियासत पाकिस्तान भी कि हम ये स्याह बाब जो है इसको बंद करके हम आगे चल सकें। एक उसका अंग्रेजी में लफ्ज़ है क्लोजर, कि क्लोजर के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो लिहाजा क्लोजर तो इसी तरह होगा कि इन सब जो लोग जिम्मेदार थे उनकी सजाएं हों, जो जिम्मेदार नहीं थे वो रिहा हों और हम आगे बढ़ें। और उसके मामले में जहाँ भी अदालतें अगर कोई फ़र्क फैसला करती हैं उससे हम डील करेंगे। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इतनी देर जो है ये मुअत्तल रहा, अब जबकि उसमें रुकावट दूर हुई है तो फैसले आना शुरू हो गए। तो कानून अपना रास्ता लेता है, लेकिन असल मैं फिर ये कहूँगा कि हमें जो सबके लिए सीखने की बात यह है कि एहतजाज तशद्दुद की बुनियाद नहीं हो सकता। आप एहतजाज के नाम पर तोड़ फोड़, जलाओ घेराओ और शहीदों की यादगारों की बेहुरमती नहीं कर सकते। आपने जो इसमें सबसे अच्छी बात कही है सर, वो ये कही है कि ये तमाम, जी सर, आपने जो सबसे अच्छी बात की है वो ये कही है कि तमाम सियासी जमातों को इसमें सीखने की ज़रूरत है कि अब हमें अपने तरीक़ाकार को तब्दील करना पड़ेगा। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पर उनके स्टेटमेंट्स देखती हूँ। उमर अयूब का जैसे कि मैंने स्टेटमेंट कोट किया सर, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता है, उनको वहाँ से सजाएँ नहीं हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला है। तो सर इसके साथ साथ फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदालत की तरफ से भी ये बात हमारे सामने आती है कि आज के फैसले को भी हतमी फैसले से मशरूत किया जाता है। तो क्या अब हम ये देखेंगे दोबारा कि फिर कोई कानूनी मसला शुरू हो जाएगा इस सारे मामले को लेकर? जी, तो अगर ऐसी कोई भी एप्रीहेंशन है तो पार्लियामान को फिर अपना फर्ज अदा करना है और उन्हें कानून साजी करके जो सूरत हाल है उसको वाज़े करना चाहिए। उसमें अगर हमें जो ताज़ीरात का एक्ट है उसमें तरमीम करनी है या आर्मी एक्ट में तरमीम करनी है कि वो लोग जो दिफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर होने के लिए या हसास तनसीबात पर हमलावर हुए हैं और उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। आपने देखा है कि अब आज जब ये फैसले के बाद बाकायदा वीडियोस हैं जो कि उन तमाम अब मुजरिमान ने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया है वहाँ वीडियो के ऊपर। तो लिहाजा अब जबकि हमारे पास इतने सबूत और शवाहिद मौजूद हैं तो फिर इस तमाम जो कानूनी इबहाम है, अगर कहीं है भी, मेरी नज़र में तो नहीं है अब, लेकिन अगर है तो पार्लियामान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पूरी दुनिया में जब इस तरह के बलवे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, तो तमाम जो वहाँ के इदारे हैं वो सब इकट्ठे हरकत में आते हैं और वहाँ तो आपको पता है समरी ट्रायल्स होते हैं, 2-3 दिन में जो हैं वो लोगों को सजाएं देकर, और उस वक्त भी वहाँ भी बड़े शोर उठते हैं कि ये देखें इंसानी हकूक के ऊपर पूरा अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर को कायम रखना है, जो अमन व अमान को कायम रखना है, ये रियासत की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
और उसमें कोई भी कोताही जो अभी तक जो ताखीर हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम, असल में तो अमन का मकसद ये है कि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें, जिसके लिए उन्होंने वोट दिए। पाकिस्तान के अवाम ने बलवे के लिए, फसाद के लिए वोट नहीं दिए। सर, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वहाँ से भी कमेटी की बात हो रही है, वहाँ से कमेटी बना दी गई, आप लोगों की तरफ से भी बताया जा रहा है कि आज या कल तक ये कमेटी तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। अब आज का जो फैसला आ गया, उसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट का जो फैसला आना है मंडे को मोस्ट प्रोबेबली, तो सर इन दोनों फैसलों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो मुज़ाकरात का अमल अभी शुरू हुआ है, कमेटियाँ बनना शुरू हुई हैं, पहली मीटिंग अभी होनी है, तो ये हो पाएगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि 9 मई के अल-कादिर ट्रस्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुज़ाकरात के अमल से फिर पीछे ना हटे, तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि इमरान खान को सज़ा होने जा रही है? जी, हम तो पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने लगे और बैठेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर कहूँगा कि हमें, पाकिस्तान के अवाम ने किसी अनोखे लाडले को खेलन के लिए रियासत में हिस्सा बनने के लिए वोट नहीं दिए कि वो डिमांड करते रहे और कि अच्छा जी आज ऐसे हो जाएगा, आज ऐसे हो जाएगा। हमें बुनियादी मकसद, जिस तरह तहरीक इंतशार को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट दिए हैं कि वो उनकी जिंदगियां बेहतर करें, तो लिहाजा वक्त आ गया है कि जो भी उन्होंने अपनी एक मुतशद्दिद जत्थाबंदी करनी थी वो वक्त गुजर गया। अब फोकस करना है कि हमें किस तरह इस मुल्क को, अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शहबाज शरीफ साहब ने हासिल कर ली है, तो उसको एक मजबूत बुनियाद कैसे फराहम करनी है, पाकिस्तानियों की जिंदगियां कैसे बेहतर करनी है, सारा फोकस इस पर होगा और वो अपनी मुतालबात लेकर आए। हम खुले दिल से उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात याद है, आज के फैसले के बाद, पीर के फैसले के बाद आएंगे मुज़ाकरात की टेबल पर? ये तो फिर उनकी संजीदगी है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत और उसके जो बुनियादी जो हमारे फ़राइज़ हैं उसको पूरा करने में कितने संजीदा है। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा कि जी हम अगली दफ़ा बड़ी बंदूकें लेकर आएंगे, तो वो बड़ी बंदूकें तो वज़ीरिस्तान में होने वाले जो दहशतगर्दी का वाक़या है, वो बड़ी बंदूकें दहशतगर्दों पे चलनी चाहिए। वो कुर्रम में फ़िरका वारियत में 130 पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों पर चलनी चाहिए, वो बड़ी बंदूकें इस्लामाबाद पर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी अगर तरजीह यही है कि वो अपने सूबे के वसाइल जो हैं वो बजाय उसके अवाम पर खर्च करने के हमलावर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम भी ये देख रहे हैं, क्योंकि जो ये बलवा और फसाद है इसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, ये मुस्तकिल नहीं चल सकता और इसने ख़त्म होना है इंशाअल्लाह। सही। सर, इलेक्शन को 1 साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और अभी से हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। कुछ लोग बिलावल भुट्टो का नाम ले रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो मौलाना साहब को PM हाउस में देख रहे हैं। क्या खिचड़ी पक रही है सर? जी, 21वीं सदी का सोशल मीडिया है, इसमें मुस्तकिल 24 घंटे कोई ना कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत स्टेबल है और जब तक हुकूमत और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग कायम है, तो शहबाज शरीफ साहब ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजारत आला पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो गुफ्तगू का अमल है जो हवारी जमातों का, वो भी जारी रहेगा, इख्तिलाफ भी जारी रहेगा, पर कायम रहेंगे शहबाज शरीफ साहब सर? जी, वजारत उज़्मा पर कायम रहेंगे और वो उनका जो बुनियादी मकसद है उसमें उन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है कि मुल्क की इकोनॉमी पहले से स्टेबल है। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि वो किस तरह ग्रोथ लेकर आते हैं, नया रोजगार लेकर आते हैं, और जो सियासी बातें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें फोकस इस पर करना है कि पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां जो हैं वो उनमें किस तरह बेहतरी आती है। तो जो चैलेंज है वो इकोनॉमी है, चैलेंज है टेररिज्म है, और तीसरा जो सियासी चैलेंज सदारत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। सियासी चैलेंज नंबर 1 ये है कि किस तरह मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान इत्तेहाद कायम रहता है। तो अपोजिशन के चैलेंज से कई ज्यादा अहम जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को कायम रखना है। कुछ लोग इस पर क्या असर है आपने कहा कि सदारत पर भी कर रहे हैं और वजारत उज़्मा पर भी कर रहे हैं,
लेकिन आप देखेंगे सर 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हो रही है सदारत के हवाले से, और मौलाना साहब को मनाने की बात हो रही है सदारत के हवाले से। सर मौलाना को तो हम जरूर बनाना चाहेंगे, किसी ओहदे के लिए नहीं। वो हम दोनों जमातों के साथी रहे हैं और उन्होंने बड़ी मजबूती से जमहूरियत का साथ भी दिया है, तो उनको तो फिर हमेशा कोशिश करनी चाहिए। वो बहुत मोहतरम शख्सियत है हम सबके लिए, मेरे तो वो हमसाए रहे हैं हुकूमत में, और तो लिहाजा हम सब चाहेंगे कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत के लिए तकवीयत का बायस बने। जो ये सब कियास आराई है, मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ एक वक्ती उबाल है, जो आप देखेंगे नए साल के बाद, जब नए साल के आगाज के बाद ये सब बैठ जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह पहले से ज्यादा कहीं स्टेबल होकर आगे बढ़े। सर आपने कुछ दिनों पहले शिकवा किया था मियां साहब से मुलाकात ना होने का, तो कोई राब्ता वगैरह हुआ है? शिकवा दूर करने की कोशिश हुई है सर? जी, मुझे उम्मीद दी जा रही है कि इंशाल्लाह राब्ता होगा। वो मेरे कायद थे और रहेंगे, तो हम अपनों से ही जो है वो गिला किया जाता है। तो अब हमें खबर आ रही है कि इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी आने वाले दिन। अच्छा सर, ये जो आपने मुलाकात का शिकवा किया, तो ये मुलाकात सिर्फ बड़े मियाँ साहब से नहीं हो रही है, छोटे मियाँ साहब से भी नहीं हो रही? शहबाज शरीफ साहब से है राब्ता, उनसे बातचीत है? जी, उनसे है राब्ता, उनसे एक्सेसिबल है, और बतौर वज़ीर आज़म भी वक्तन फ़ौक़्तन से जो है पैगाम रसानी हो जाती है। लेकिन पार्टी के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अब हमें मौका मिला, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि वफाक में और पंजाब में हमारी हुकूमत है, तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ जो पेंडिंग थे, ख़ासतौर पर जो बाकी 3 सूबे हैं उनमें जो काम करना है, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और अपनी पार्टी को पार्टियां जो हैं वो एक मुस्तकिल इर्तिका के अमल में होती हैं, तो उस पर हमें आगे लेकर चलना है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी हमने बात की इस पर के पॉलिटिकल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी सियासी जो हमारी हवारी जमातें हैं, एलाइज हैं, उनको किस तरह मुस्तकिल राब्ते के जरिए साथ रखना है, ताकि जो मुश्किलात जो हैं वो पैदा होने से पहले ही उनको दूर कर लिया जाए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके लिए इनिशिएटिव की जरूरत है। आपका शिकवा किसने सुना और आपसे किसने राब्ता किया सर? बता दें, हो सकता है वही फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं जिनके जरिए पैगाम रसानी होती है, पर इंशाल्लाह इस साल के खत्म होने से पहले ही मुझे तवक्को है कि राब्ता हो जाए। सही सर, अमेरिका से हमारे मीज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से बयान आया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने वक्तन फ़वक्तन कोशिश की है कि अमेरिका के गलत खदशात को मुस्बत अंदाज में दूर किया जाए। आप भी वज़ीर दिफा रहे हैं, यकीनी तौर पर आपका भी कोई ना कोई किरदार होगा, तो वहाँ से कोई जवाब मिलता रहा इस पर? जी नहीं, ये देखिए, जो उनके डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कार्नेगी एंडाउमेंट में एक इदारा है बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड, वहाँ जाकर एक बात की है, जो कि अमेरिका की जो मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल दोगली पॉलिसी है इस खित्ते में, कि वो पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है और उसके साथ जुड़ा हुआ मिसाइल प्रोग्राम है, उसको वो रोकना चाहते हैं हिंदुस्तान के हक में, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है। पाकिस्तान ने जब कुछ अर्सा पहले जो है वो अपने जौहरी हथियारों में एक ख़ास तब्दीली जो पॉलिसी की थी, उस पर भी उनके बहुत खदशात थे, और हमें यूं लगता है कि नया बयान आया तो या नई सैंक्शंस लगी हैं। अब देखिए, पिछले सवा साल में ये सर इस बयान पे खुरम साहब हुआ ये एग्जैक्टली ये चौथी दफ़ा है, लेकिन सर हुआ ये कि वहाँ से तो दफ्तर खारजा से बयान आया, लेकिन यहाँ हमारे वज़ीर खारजा बिल्कुल खामोश हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में उनकी तरफ से कोई स्टेप और उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था? सिचुएशन को भले कूल डाउन करने के लिए ही, लेकिन आना चाहिए था। नहीं, देखिए, हमें मुतनासिब प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करना है। ये उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं वो आते रहेंगे। पाकिस्तान में अगर वज़ीर आज़म जो हैं वो बेहतर समझें तो अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का तयन कर दें, तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम है कि वो ऐसे मामलात पर बयान दें। लेकिन ये अब एक मामला रूटीन इख्तियार कर चुका है, और ज़्यादा पाकिस्तान को जो तशवीश है वो यही है कि ये जो भारत का पूरा मिसाइल प्रोग्राम है,
उस पर अमेरिका की तरफ से एक लफ्ज भी नहीं आता। तो ये जो दोगला मयार है अमेरिका का, जिसको फॉरेन ऑफिस ने कहा भी है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर बाकी अमेरिका जो है जी वो दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि जी दुनिया में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, तो फिर रूल्स तो फिर उसका इतलाक उतना ही ठीक, हिंदुस्तान पर भी होगा जितना पाकिस्तान पर। बिल्कुल दुरुस्त बात। सर मुझे ये बताइए कि 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में तब्दीली होने जा रही है और एक्स पर अगर इस वक्त देखें तो हर कोई बातें कर रहा होता है ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की रिहाई के हवाले से, क्या कोई दबाव आ सकता है क्या? जी मैं नहीं समझता। ये एक ऐसी पाकिस्तान में सियासी जमात है जिसके के हमारे भाई हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जी जो खारजा पॉलिसी है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, यहाँ आखिर तो में मुझे ये फाइनल बता दीजिए, आपके उस पुराने पर साथी हैं शायद खाकान अब्बासी साहब, वो आपका नाम लेकर कह रहे हैं कि अगर आप उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें तो वो आपको वेलकम करेंगे। जी है कोई इरादा सर? वो मुस्लिम लीग नून में उन्होंने कई दिहाइयाँ गुजारी हैं। मैंने उनके साथ बतौर वजीर भी काम किया है, और फिर जब वो वजीर आजम थे तो मैं उनकी काबीना में भी था, तो लिहाजा उनके साथ एक बहुत पुराना ताल्लुक है। लेकिन जो मेरी वाबस्तगी ख़ानदानी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी वो मुस्लिम लीग के साथ है, और आज की नहीं है। मैं तीसरी नस्ल हूँ मुस्लिम लीग में। तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो जहाँ से अपने घर से गए हैं वहाँ वापस आ जाएं, मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत इख्तियार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू, छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। फैसल चौधरी साहब साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मुलाकात भी करके आए हैं, अडियाला भी गए हुए थे। सर, PTI ने फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ मिली उसको उस फैसले को मुस्तरद किया है। असद कैसर साहब ने चैलेंज करने का ऐलान किया है। क्या हिकमत अमली होगी आपकी सर, क्योंकि इस हवाले से एक केस तो पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो मैं मुतमईन नहीं हूँ उनकी जिस तरह से ये केस को टेकअप किया गया है। पूरी दुनिया में सिविलियंस कमेटी कोर्ट ट्रायल जो है वो उसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि उसके ऊपर एक हतमी फैसला देते, उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर रखा हुआ है, और काफ़ी अरसे से ये जो केस उनके सामने पेंडिंग पड़ा है। तो ये मेरा इसमें यह स्टांस है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो अपना जो किरदार है आइनी और बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करने में वो नाकाम साबित हुए। 9 मई में सिविल यूनिफॉर्म पहनने पे 10-10 साल कैद देना जो है ये बिल्कुल जुल्म है, ज़्यादती है। सिविलियंस का ट्रायल कैसे किया जा सकता है, और ऐसे मामलात के ऊपर जिना हाउस में नाम रख दिया गया है। जिना साहब तो एक दिन भी उस हाउस में नहीं रहे। इसी तरह से जैसे किसी भी चीज़ का नाम जिना रोड रख दिया जाए, तो इस तरह की बात करके, और 9 में इतना पोलिटिसाइज इवेंट है। आपको पता है कि जिन्होंने PTI छोड़ी उनको इससे बरील जमा करार दे दिया गया है, जिन्होंने PTI नहीं छोड़ी है उनको जो है वो टारगेट किया गया है, और उनको आज भी टारगेट किया जा रहा है। तो इट इज़ अ पोलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिविलियंस। उनको इतने साल जेल में भी रखा गया है। उनका जिस तरह से उनकी मेल मुलाकातों पे पाबंदी है, उनकी खबर अखबार नहीं आती है। तो 9 मई की जो आज की जो जजमेंट्स हैं, बिल्कुल मैं बतौर वकील और बतौर स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी आई टोटली रिजेक्टेड। और ये आम अदालतों में करने क्या जा रहे हैं सर? हिकमत अमली क्या होगी अब आपकी? डेफिनेटली इसको जो है लीगल परसूट तो करेंगे, जो लीगल रेमेडीज हैं वो अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ अपीलें होंगी। ठीक, सही। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। 25 सिविलियंस का आज कोर्ट मार्शल हो गया है, 2 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई गई हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं इनके पास, कहां अपील कर सकेंगे, और इस अपील का जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा सर? देखें किरण, बात ये कि ये फ्रंट पे जो थे लोग, ये उनको सजाएं मिली हैं जो एक्चुअली फिजिकल मूवमेंट कर रहे थे और नुकसान पहुँचाते हैं। फौजी तनसीबात की कोर कमांडर, मुल्तान में ISI, फिर उसके बाद GHQ, ये जहाँ पर किया गया है।
ज़ाहिर है कि इनके ट्रायल किए गए हैं, इनके ट्रायल एक बात बड़ी क्लियर है, देखें ट्रायल बहुत फ्री होता है। अगर जो भी एविडेंस होगी नोइंग द कोर्ट कि ये जाके इनको रेमेडी अपील में जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, इसलिए आई एम श्योर कि तमाम प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इन्होंने रिकॉर्ड की होगी, डिफेंस को भी लिया होगा, जब प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होगी उसी सूरत में इनको सजा मिली है। रेमेडी इज वेरी क्लियर, दे कैन गो अगेंस्ट द सीन टू द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ जाके ये अपना केस प्लीज कर सकते हैं इंडिविजुअल। आई एम श्योर जैसे फैसल चौधरी कह रहे हैं, बिल्कुल अगर 25 हैं तो 25 अलग-अलग हर केस की सेपरेट अपील उनके लॉयर्स करेंगे और हाई कोर्ट सुनेगा। आई थिंक नॉ जुडिशरी बिल्कुल उनको अपना एक जो देखें, स्टडी करें, केस को स्टडी करें, हर केस को इंडिविजुअल देखें, अगर वहाँ सही केस है तो इसको अपील होगी, वरना वो देखें। तो इस पे तो कोई डाउट नहीं सर, है। ये बेसिकली इस केस का इतलाक कब से होगा सर? आज जब से फैसला सुनाया गया है या जब से वो हिरासत में है तब से? नहीं, इनकी सजाएं एक्चुअली जिस दिन से अरेस्ट हुए हैं और अगर इनको बेल नहीं मिली है दैट विल बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ, अगर इसको 2 साल मिली है तो उसमें 1.5 साल उसने काट ली हुई है। लाइक अगर किसी 10 साल है तो उसमें 1.5 साल का निकाल माइनस हो जाएंगे। वो ऑब्वियसली ये बड़ा फेयर तरीका जो होना चाहिए, होता भी ऐसे ही है। लेकिन बात ये कि अब इसके बाद ये देख लें कि हु वर प्लानर्स, किसने एग्जीक्यूट किया है, किसने प्लान किया है, किसकी ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सारे जो जितने आपके ये मुजरिम सदावी सब ने कन्फेस किया ओपनली कि हमें किसने किसके वहाँ पर किस पॉलिटिकल लीडर के कहने पे हमने ये किया, वो सारा उन्होंने बताया और उसकी भी एविडेंस होगी, वो भी उनकी प्रोड्यूस होगी, लेके जाई जाएगी। इसके ऊपर जब कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्रेसिडेंट होगी तो तभी बाकी लीडरशिप के ऊपर आएगी जो इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने प्लान किया है, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया और अगले दिन भी करना चाहिए। आई थिंक तमाम एविडेंस के बगैर तो ये ट्रायल हो ही नहीं सकता। सिर्फ देखिए मिलिट्री कोर्ट में फ़र्क क्या होता है, मिलिट्री कोर्ट में ये एक केस एक बोर्ड मेंबर के पास होता है, ठीक है, वो डे टू डे करता है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये स्पेशल ये जो कोर्ट्स होते हैं इनमें उनको 20-25 केस होते हैं, एक के सुनते हैं फिर 2 महीने की डेट दे देते हैं। यहाँ एक केस है तो जल्दी ट्रायल, दैट इज ओनली डिफरेंस जो है। ठीक, डे टू डे बेसिस पर आप कह रहे हैं कि बिजनेस चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। फैसला साहब ये फरमाइएगा सर, फौजी अदालतों ने आज 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं, 60 के फैसले अभी आने बाकी हैं, जिनमें इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी शामिल हैं, दीगर भी शामिल हैं। सर इसमें पीटीआई ने क्या इनके लिए कोई कानूनी टीम बनाई थी जो इनके मामलात को देख रही थी, इनके लिए केस लड़ रही थी, या ये तमाम अपने तय केसेस लेकर चल रहे थे आगे? देखिए आसान तो के लिए तो हाफिजुल्लाह न्याज़ साहब, उनकी फैमिली जो है वो कर रहे हैं। हसन के साथ मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है और उसका कोई इतना संगीन जुर्म भी नहीं है, सिर्फ इमरान खान का भांजा होने पे उसको सज़ा है, या वो अपनी जो राय है वो उसका खुल के इज़हार करता था। हसन कोर कमांडर का यूनिफॉर्म उठाकर हसन नियाजी ही थे ना जो दिखा रहे थे सर? तो कोर कमांडर का यूनिफॉर्म उठा के दिखाना तो जो उसके बाद अब मैं कहूँगा तो ऑफेंसिव हो जाएगा। सर कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, अगर एक जगह गलत हुआ है तो दूसरी जगह के गलत को आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना सर। हाँ चले, ये भी आपका शुक्रिया कि आपने माना कि ये सारी बातें जो मैंने की वो भी गलत हैं। यहाँ पे तो उनको मानने वाला भी कोई नहीं है। तो बहरहाल किसी भी जुर्म की सज़ा उसके जितना जुर्म हो उतनी हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर वो कोर कमांडर साहब का यूनिफॉर्म था या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कोर कमांडर लाहौर जो थे वो उस यूनिफॉर्म के तो शायद वो उनका यूनिफॉर्म तो नहीं था। बहरहाल फैसल साहब मुझे बड़ा सादा सा सवाल सर, जिन लोगों ने पीटीआई के लिए सर पीटीआई के लिए जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आप लोग कहते हैं एहतजाज किया, एहतजाज उनका कानूनी हक था, चलिए उन्होंने अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज ही किया, लेकिन पीटीआई के लिए किया, तो क्या पीटीआई ने इन लोगों को कानूनी मुआवनत फराहम की सर? बिल्कुल की है। ILF की टीमें जो हैं वो हमारे हर कारकुन के पीछे पहुंचती हैं और रोज़ाना हज़ारों के लोग, सैकड़ों की तादाद में डिस्चार्ज भी होते हैं। हमारे जो इंसाफ लॉयर फेडरेशन के लड़के लड़कियां हैं वो अपने तहीं पे बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज लोगों की हेल्प करते हैं। हर और ये वकीला सारे फौजी अदालतों में पेश हुए हैं सर?
देखिए बहुत सारे फौजी अदालतों में ज़ाहिर है हर वकील तो फौजी अदालतों में नहीं होता ना। हमारे तो हज़ारों कारकुन पकड़े गए हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमा। आज भी 9 मई के मुकदमा जेल में उनके। देखिए उधर भी तो वकील डेफिनेटली पेश होते हैं। ILF के वकील आते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में भी पेश होते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स को इसीलिए जो है सिविलियंस के ट्रायल के लिए कभी भी जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज वहाँ पे रहते हैं। वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होते हैं ट्रायल जो है, और उन ट्रायल्स के ऊपर क्या म्यार है, एविडेंस किस तरह से ली गई, एविडेंस कलेक्ट किस तरह की गई, लोगों को जो है किस माहौल में रखा गया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ फैसल साहब, ये आपसे पूछने का रीज़न ही ये है सर कि क्लोज डोर ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, तो अगर आपके वकीला वहाँ पर पेश हो रहे थे तो उनके यकीनन सारे इल्म में होगा क्या सबूत प्रोड्यूस किए गए, किस तरह से मामलात आगे चले और फिर किन बुनियादों पर सजाएं हुई। तो अगर आपके वकीला वहाँ पर थे, मौजूद थे, तो उनके इल्म में तो होगी सारी प्रोसीडिंग्स। किरनाज, मुझे आप बता दीजिए कि कौन से सबूत पेश हुए और क्या प्रोसीडिंग्स हैं। मुझे तो आज ओपन कोर्ट में जो 80 पिंडी के 5 दिसंबर के ऑर्डर जो है वो नहीं मिल रहे, तो आप लोगों को पता हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे तो ATC रावलपिंडी के टेस्टेड ऑर्डर नहीं मिल रहे। 5 दिसंबर के ऑर्डर जो है वो आज तक नहीं मिले। वहाँ पे वकला जाना या ये इतने आसान बात तो नहीं है जिस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये कोई। यहाँ पे तो जहाँ पे सिविलियन कोर्ट हो रही हैं उनमें हालात अगर गो हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स में क्या बात कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़ाहिर क्योंकि खुद पेश नहीं हुआ तो मेरा कमेंट वहाँ पे भेजा ही होगा मिलिट्री कोर्ट्स में। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में जब भी कोई भी बात होती है तो अडयाला जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो भी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स होता है और वहाँ पे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। तो मिलिट्री में तो बिल्कुल ही एक क्लोज एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे तो जो सर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ आपकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। अदालत कह रही है कि बादी नज़र में शवाहिद मौजूद हैं, यानी खान साहब के लिए यहाँ भी मुश्किलात हो सकती हैं। फैसल साहब नहीं, खान साहब के लिए तो मुश्किलात पहले कौन सी आसानी है। 504 दिन तो हो गए उनको जेल के अंदर, सारे फ्रिवलेस केस हैं। वहाँ पे 100 केस तो जेल के अंदर बनाया गया है, जिसमें जो है वो कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत जो है वो जब रेंजर एहलकारों की शहादत हुई है तो वो रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं, तो उनका मुकदमा पूरी PTI पे डाल दिया गया। तो ये ऐसी जो है वो फ्रिवलेस किस्म के पर्चे हैं, कंकॉक्टेड हैं, बेसलेस हैं। तो उसमें मुश्किलात जो हैं वो तो इमरान खान को इतनी पड़ी हैं कि आसान हो गई हैं। ही इज़ डिटर्मिन्ड और वो बिल्कुल टूटे नहीं, झुके नहीं हैं, उसी तरह से उसी अज़म के साथ खड़े हुए। और यही गालिबन उनकी जेल में रखे जाने का सबब है कि वो ब्रेक नहीं हो रहे। हारिस नवाज साहब, सर मुझे ये फरमाइएगा, आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया है जिसमें अदालत ने कहा था कि जिनको रिलीफ दिया जा सकता है वो दिया जाए, लेकिन आज ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है? नहीं, डेफिनेटली जब अगर पनिशमेंट किसी को हुई है दैट मीन्स के प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद है और वो जस्टिफाई करती है इस पर पनिशमेंट को। और देन कोर्ट्स आर वेरी कॉग्निजेंट वन थिंग कि ये सारे केसेस विल गो 25 केसेस भी आई एम श्योर उनके वकला PTA के या उनके अपने पर्सनल लॉयर्स डिफेंस के इनको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। तो अगर वहाँ पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस वीक है और डिफेंस इज स्ट्रॉन्ग तो देन दे विल गेट क्विटेड। सो इट डिपेंड्स ऑन द साख ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स ऑल्सो। इसलिए आई एम श्योर के तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी शहरी हैं। अगर गलती करे, देखें गलती करता है तो सजा मिलनी चाहिए। फौज का डिसिप्लिन इसलिए कायम है कि अगर आपने गलती की है तो आपको जल्दी सजा मिलनी चाहिए। जल्दी सजा का मकसद ये होता है कि बाकियों को सबक मिलें कि आप आइंदा नहीं करेंगे। 1.5 साल के बाद इनके केस को सुना गया है। वो इस दौरान में जो जितने अभी इसके बाद इंतशार हुआ है, रेंजर्स मरी, पुलिस मरी, इमलाक का नुकसान, वो ना होता लोग डर जाते कि जी नहीं वाकई सज़ा मिलेगी अगर हम ऐसी बात करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। और ये रेस्ट एश्योर कि मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस ये सारे प्रॉपर तरीके से होते हैं। इनमें लॉयर एक्सपर्ट भी होता है, जज के वो प्रेसिडेंट बोर्ड के साथ और उसके साथ फिर बाकी एविडेंस होती है, वो रिकॉर्ड की जाती है जी। और उसके बाद फिर बैठ के फाइंडिंग प्रोसिक्यूट जो है और दे कैन बी चैलेंज द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे सिविल जेल में चले गए होंगे, वहाँ इनकी मुलाकातें भी होंगी, अपने लॉयर से मिलेंगे और अपना जो भी केस प्लीड करेंगे।
सर, हुकूमती सफ़ों से एक बार फिर बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल की भी बात की जा रही है। आज के ISPR के एलामिया में कहा गया है कि जब तक मनसूबा साजों को सज़ा नहीं दी जाएगी, मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा। तो क्या खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये जो फ्रंट पे लोग थे, ये तो कोई किसी ने इंस्टिगेट किया हुआ था, इनके ब्रेन वॉश किए हुए थे। अब किसने प्लान किया कि जी आपने कोर कमांडर के घर पे जाना है, किसने कहा कि GHQ में जाना है, किसने कहा मुल्तान ISI हेडक्वार्टर के लोगों की तरफ जाना है, फिर नाशान हैदर शोहदा की जो यादगारें हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। MM आलम जिसको दुनिया के एयर एकेडमीज में एज ए मॉडल पढ़ाया जाता है उनके कारनामों को, वो जहाज को जो नुकसान पहुंचाया गया, इसके पीछे तो कोई प्लानिंग है, कोई एग्जीक्यूटर है। नो ही नीड टू बी पनिश्ड मोर देन दिस। जो बेचारे ये पकड़े गए हैं, ये उनके मोरे थे जिन्होंने इंतशाब, तो उनको के ट्रायल होना चाहिए। इसमें एनीबॉडी कैन बी इंक्लूडेड। आई हैव नो आइडिया कि बानी PTI में कौन होंगे, जो भी होगा जो डिजर्व करता है पार्ट ऑफ इट। ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की बका और सलामती की जामिन है। आपके सामने अभी आई, देख लें अमेरिकन किस तरह आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फौज, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की मजबूत फेडरेशन की जामिन है, इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दिस। ठीक, सही। फैसल साहब, सर आखिर में ये फरमाइएगा, पीर को अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आना है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, उनको लगता है 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। इमरान खान साहब को हुकूमती वज़रा 7 से 10 साल का कह रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? अब मुझे लगता है कि सज़ा का फैसला कर लिया गया है। अल-कादिर केस में मेरिट पे तो बिल्कुल बेसलेस केस है, ना क्रिमिनल प्रोसीड है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तहत, ना रिकॉर्ड पे ऐसा एविडेंस है जिसमें कोई पैसा धेला जो है वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया हो या बुशा बीबी ने इस्तेमाल किया हो, या वो तो क्लियरली पब्लिक एक्सचेकर को 20 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ है, जो 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में था उसके ऊपर इंटरेस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने कमाया है। तो वो तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का केस तो है नहीं। तो अल-कादिर जो है वो एक मेरे इलाके में एक दूर दराज देहात में ट्रस्ट है जहाँ पे सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है तालिब इल्मों को 100% फ्री। ठीक है, तो वो ट्रस्ट कायम करना, जिसकी ट्रस्ट की आमदनी जो है, जो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जब होता है जहाँ की मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो जब को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, कोई पैसा धेला भी नहीं खाया गया है, तो इसमें मुझे ये तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का केस तो है नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। प्रोग्राम में साथ मौजूद है हारिस नवाज साहब, दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज से पहले जब जब अदालतों का जिक्र आता था तो जहन में सिर्फ एक ख्याल आता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब जिक्र आता है तो जहन में आता है कि खत पे खत, खत पे खत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में कहा गया है कि रूल्स बनाने वाली कमेटी के ड्राफ्ट पर अपनी राय दे रहा हूँ। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का मयार और पैमाना तय होना चाहिए। बेंच में कितने जजेस हों इसका भी मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। कमीशन बगैर मैकेनिज्म बनाए ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। मेरी नज़र में एक पैमाना ये हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले तहरीर किए हों। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने वाले जजेस से मुतालिक भी कवायद में काबिलियत का पैमाना वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज लगाने का उसूल भी तय करना ज़रूरी है। जज बनाए जाने वाले वकील से ये मालूमात भी ली जाए कि उसने कितने फैसलों में खुद आज़ादाना तौर पर दलाइल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत करते हुए लिखा कि जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट न ली जाए बल्कि ज़ाती मालूमात पर इन्हिसार किया जाए। अगर जजेस तैनातियों में एजेंसीज को कोई भी किरदार दिया गया तो इसके गलत इस्तेमाल का खदशा है। पहले ही जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अक्सरियत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है और लिखा है कि 26वीं तरमीम से मुतालिक वो अपनी पोजीशन पहले ही वाज़े कर चुके हैं। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायज़ा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और जुडिशल कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और दिफा करने का हलफ उठाता है और जजेस की तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के अकास होने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से पहली बार कोई ख़त नहीं लिखा गया नाज़रीन, बल्कि वो अब तक मुख्तलिफ मामलात पर चीफ जस्टिस समेत साथी जजेस और कमीशन सेक्रेटरीज को 8 ख़त लिख चुके हैं।
प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे 19 फरवरी से पाकिस्तान में खेली जाने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए गैर यकीनी के बादल तेजी से छट रहे हैं। एक तवील और आसाब शिकन इंतजार के बाद 2 रोज पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर करवाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया और आज इस टूर्नामेंट का मुमकिना शेड्यूल हमारे सामने आ गया है। मीडिया में आने वाले इम्कानी शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा। इंडिया के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल की तफसीलात कुछ इस तरह है। इवेंट का पहला मैच फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। टूर्नामेंट और दुनिया क्रिकेट का सबसे जानदार टाकरा यानी पाक इंडिया मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जो दुबई में हो सकता है। मुमकिना शेड्यूल के हिसाब से लाहौर और न्यूट्रल वेन्यू पर 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान इवेंट में अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। इंडिया का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश, तीसरा मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2-2 हाथ करेंगी। 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टकराव भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम्स 25 फरवरी को रावलपिंडी में आमने सामने होंगी। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें 24 फरवरी को रावलपिंडी में किस्मत आजमाई करेंगी। 1 मार्च को जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का मार्का कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। सामने आने वाले इम्कानी शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को खेला जाएगा। एक सेमीफाइनल लाहौर और दूसरा सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इवेंट का फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल है। सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फैसलों से मुतालिक एक दिलचस्प ये है कि चाहे इंडियन बोर्ड का पाकिस्तान आने से इनकार हो या आईसीसी इजलास में बीसीसीआई की हठधर्मी या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से मामला तय पाए जाने का मामला हो, इन तमाम पेशरफ्त की इब्तदाई इत्तलात ऑफिशियल चैनल से आने के बजाय मुसलसल मीडिया में अनऑफिशियली लीक होती रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि ज़राए से सामने आती रही हैं। खैर, वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। पीसीबी के 2 टोक और दबंग मौक़िफ़ ने इंडिया की बदमाशी और अना को तोड़कर मुल्क और खेल की जो इज़्ज़त बढ़ाई है, इस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के लिए शाबाश। बीसीसीआई के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे घुटने टेकने की आग में इस वक्त इंडियन मीडिया, जो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ा, इस वक्त इसी इंडियन मीडिया के सर से पाहू तक आग लगी हुई है, जिसकी भड़ास वो अपने क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पर निकाल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीटिंग में 15 बातें लेकर आया था, तो क्या वो सारी बातें मानना ज़रूरी था? इंडियन मीडिया ने आईसीसी को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आईसीसी कौन होता है इंडिया के मामलात में आने वाला। इंडियन मीडिया की इस बेचैनी और तिलमिलाने की कैफियत पर पाकिस्तानी सियासत का वो मशहूर फ़क़रा कहने को दिल चाह रहा है कि अब रो, चीखो या पिटो, कोई फ़र्क नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।